नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव परिणामों ने 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर दी है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज लद्दाख में होगी। भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों में चादर, कंबल और पर्दे की व्यवस्था पर लगी पाबंदी समाप्त की। रूस और यूक्रेन वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस पर प्रतिबंधों से खाद्य और ऊर्जा बाजार बाधित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन आज बर्लिन में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों की अनुमति। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बनाए रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की ऐतिहासिक सफलता मिली है। 403 सदस्यों की विधानसभा में उसे 255 सीट मिली हैं। सहयोगी पार्टियां अपना दल सोनेलाल ने 12 सीट और निषाद पार्टी ने 6 सीट जीती हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से 1,03,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है, तो वहीं भाजपा ने गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीटों पर विजयी परचम लहराया है। राज्य में करीब 24 जिले ऐसे हैं जहां केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। इनमें गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, आगरा, उन्नाव, एटा, कन्नौज, कानपुर देहात, गोंडा, कुशीनगर, देवरिया, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, हरदोई, हमीरपुर, महोबा और हापुड़ शामिल हैं। वहीं 4 जिले ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और शामली शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। समाजवादी पार्टी ने राज्य में 111 सीटों पर जीत हासिल की है। उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटों पर, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी निर्वाचन क्षेत्र से 1,03,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। उसे 70 सदस्यों की विधानसभा में 47 सीटों पर विजय मिली है। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती हैं। बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार 2-2 सीटों पर विजयी रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत, आम आदमी पार्टी के अजय कोठियाल चुनाव हार गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह चुनाव जीत गए हैं। गोवा में भाजपा को 40 सदस्यों की विधानसभा में 20 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 11 सीटों पर जीतने में सफल रही। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीट मिली हैं। पहली बार चुनाव लड़ने वाली रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी ने 1 सीट जीती है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को भी 1 सीट मिली है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतने में सफल रहे। तृणमूल कांग्रेस गोवा में खाता नहीं खोल सकी। पार्टी को 5.21% वोट मिले। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अपना खाता नहीं खोल सकी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गोवा में आज भाजपा केंद्रीय दल अपने आगे की रणनीति तय करेगा। गोवा में सरकार
सरकार के गठन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भाजपा केंद्रीय समिति के सदस्य आज पणजी पहुंच रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि समिति के सदस्य भाजपा के नवनिर्वाचित 20 विधायकों और उन 3 निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक करेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसे देखते हुए भाजपा के सभी विधायकों को पणजी में रहने की सलाह दी गई है। इस बीच गोवा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को नई सरकार में शामिल किया जाएगा। श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी गोवा से कृष्ण कुमार लाल। मणिपुर में भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त कर लिया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 7 सीटें मिली हैं, लेकिन उसके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 6 सीटें जीती हैं। कांग्रेस 5 सीटें जीतने में सफल रही है। नगा पीपुल्स फ्रंट को 5 सीटों पर कामयाबी मिली है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से उसे 92 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल को 3 और भाजपा को 2 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एक सीट जीती है। कई जाने माने राजनीतिज्ञों को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 4 बार विधायक रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और कई अन्य हारने वालों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली स्थित मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की गरीब हितैषी नीतियों और कुशल प्रशासन पर मोहर लगा दी है। कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने 2024 के चुनाव की दिशा तय कर दी है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न केवल शासन प्रणाली में सुधार किया है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनाए रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को आश्वस्त किया है कि सरकारी सुविधाएं प्रत्येक निर्धन तक पहुंचेंगी। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में पार्टी पर विश्वास जताने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोगों का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर होंगे। आज शाम 4 बजे के आसपास वे गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात का यह पहला दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनावों में प्रभावशाली जीत के बाद गुजरात के भाजपा कार्यकर्ता अहमदाबाद हवाई अड्डे से लेकर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
पार्टी मुख्यालय कमलम पर पक्ष के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद श्री मोदी आज शाम अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान पर आयोजित महापंचायत सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को देश को समर्पित करेंगे। वे संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित भी करेंगे। शनिवार की शाम प्रधानमंत्री श्री मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 15वें दौर की वार्ता होगी। सैन्य कमांडरों की यह वार्ता भारत की ओर चूशलू मोलदो सीमा चौकी पर आयोजित की जाएगी। हमारे लेह संवाददाता की रिपोर्ट। इस साल 12 जनवरी को 14वें दौर की वार्ता के करीब 2 महीने के बाद भारत के निमंत्रण पर कोर कमांडरों की आज 15वें दौर की बैठक हो रही है। फरवरी में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यथास्थिति में किसी भी बदलाव और एलएसी को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयासों के लिए भारत सहमत नहीं होगा। लगभग 2 वर्षों के सैन्य गतिरोध में 14 दौर की बातचीत के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि दोनों पक्ष सीमा मुद्दों पर एक कदम आगे बढ़कर शुक्रवार वार्ता में समाधान पर पहुंच सकते हैं और दोनों पक्षों को स्वीकार्य विवादों के उचित समाधान की तलाश कर सकते हैं। दोनों देश 15वें दौर की वार्ता में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के संकल्प के साथ सकारात्मक रूप से आगे देख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव परिणामों ने 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर दी है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज लद्दाख में होगी। भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों में चादर, कंबल और पर्दे की व्यवस्था पर लगी पाबंदी समाप्त की। रूस और यूक्रेन वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस पर प्रतिबंधों से खाद्य और ऊर्जा बाजार बाधित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन आज बर्लिन में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों को अनुमति। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए तुरंत प्रभाव से रेलगाड़ियों में कंबल, चादर और पर्दों की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के कारण लगाए गए थे। कोविड प्रतिबंधों में छूट के बाद ये फैसला किया गया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे एक बार फिर यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए काम कर रहा है। कि बहुत दिनों से इसकी डिमांड चल रही थी। जब से कोविड महामारी फैली थी के दौरान हम लोगों ने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर इसको बंद किया था, क्योंकि उसमें संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। तो इसमें उसको बंद किया गया था। जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है और इसमें बहुत ज्यादा डिमांड थी लोगों की कि ब्लैंकेट और बेडरोल है वो ट्रेन के अंदर वापस किया जाए, उसी के अंदर ये डिसीजन लिया गया है। नाउ दैट बेडरोल एंड लिनर विल बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेन। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के संशोधित परिणाम अगले महीने के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पहले स्तर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा इस वर्ष जुलाई में हो सकती है। रूस के सैन्य अभियान आरंभ होने के बाद तुर्की में पहली उच्चस्तरीय वार्ता में रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और अन्य मानवीय मुद्दों पर सहमति बनाने में विफल रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के बीच तुर्की के अंतालिया में एक राजनयिक बैठक के अवसर पर यह बातचीत हुई। श्री लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंधों से वैश्विक खाद्य और ऊर्जा बाजार प्रभावित होगा। एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि रूस के दुनिया का प्रमुख उर्वरक उत्पादक होने के कारण पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से वैश्विक खाद्य मूल्य बढ़ सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने पत्रकारों से ये बात कही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के आकलन का समर्थन किया है। श्री गुतेरेस ने दोहराया कि दुनिया भर में कोविड रोधी वैक्सीन का वितरण अभी असमान है। इधर देश में कोविड रोधी टीकाकरण कल 179 करोड़ 69 लाख की संख्या पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 14,74,000 से अधिक टीके लगाए गए। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। हालांकि पीवी सिंधु को दूसरे दौर में चीन की ज़ांग यीमन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। साइना नेहवाल भी थाईलैंड की रत्चानोक इंतनोन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये मुकाबला दिन के 2:30 बजे से शुरू होगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों को आने की अनुमति दी गई है। ये डे नाइट का मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मार्च 1863 को हुआ था। वे 1875 से 1939 तक बड़ौदा के महाराजा थे। महाराज के पद पर आसीन होने के कुछ महीनों में ही उन्होंने लड़कियों के लिए 8 स्कूल खोले। 1881 में महिला शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी शुरू किया। उनके शासनकाल में बाल विवाह की कुप्रथा का अंत किया गया और विधवा पुनर्विवाह को विधि सम्मत ठहराया गया। 1893 में उन्हीं के शासन में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत हुई। महाराज सयाजी राव के संरक्षण में उस समय की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला। इसका बड़ा उदाहरण चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी बड़ौदा पैलेस में लगी थी। सयाजी राव ने विदेश में डॉक्टर BR आम्बेडकर की कॉलेज शिक्षा में भी पूरा सहयोग दिया। उन्होंने महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले को भी वित्तीय सहायता भेजी। सयाजी राव ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार, जल प्रणाली संबंधित निर्माण कार्य और व्यावसायिक बैंकों को मजबूत बनाए जाने पर भी जोर दिया। राव ने बाल गंगाधर तिलक का समर्थन किया, साथ ही महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी समर्थन दिया। ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति दिखाने की उनकी अनिच्छा से रुष्ट होते हुए भी अंग्रेज उनके कार्यों से भयभीत रहते थे। वास्तव में 1911 में एक रोचक घटना भी हुई, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आए। ब्रिटिश शासकों ने जानबूझकर सम्राट की ओर पीठ करके बैठने के लिए सयाजी राव की आलोचना की। 63 वर्षों के सशक्त और समर्थ शासन के बाद सयाजी राव का निधन 6 फरवरी 1939 को हुआ। इस महान विभूति को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रभानु गुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। चंद्रभानु गुप्त का जन्म 1902 में अलीगढ़ में हुआ था। वे 17 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भाग लिया। उत्तर प्रदेश भारत की शान, उत्तर प्रदेश।
चंद्रभानु ने अपने साथियों के साथ लखनऊ में नमक कानून तोड़ने की योजना बनाई। चंद्रभानु और उनके समर्थक अमीनाबाद के गूंगे नवाब पार्क में एकत्र हुए और अंग्रेज विरोधी नारे लगाते हुए उन्होंने नमक कानून तोड़ा। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के बाद चंद्रभानु गुप्त और उनके साथी जेल भेज दिए गए। आजादी के बाद वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। चंद्रभानु गुप्त ने 11 मार्च 1980 को नई मार्च को ही मदन सिंह मतवाले की जयंती है। उनका जन्म 1925 में हैदराबाद रियासत में हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता और भारत के साथ हैदराबाद के विलय के लिए संघर्ष किया। निजाम के साथ उनका पहला टकराव तब हुआ जब आर्य समाज ने रियासत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की सफलता ने मदन सिंह को प्रेरित किया और वे हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाए जाने के आंदोलन में शामिल हो गए। 14 अगस्त 1948 को मदन सिंह ने अपने घर पर भारतीय ध्वज फहराया। हैदराबाद रियासत की पुलिस इस ध्वज को उतारना चाहती थी, लेकिन मदन सिंह ने कड़ा विरोध किया। क्रूर पुलिस अधिकारी उन्हें घसीटते हुए ले गए और हिरासत में डाल दिया। पुलिस की यातना के कारण मदन सिंह मतवाले की जेल में ही मृत्यु हो गई। माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सिक्किम की राजधानी गंगतोक पहुंच रहे हैं। श्री नायडू गंगतोक में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उपराष्ट्रपति इस अवसर पर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे और राज्यपाल के निवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के निर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक येओल को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक बढ़ाने और सुदृढ़ बनाने के लिए वे श्री येओल के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करेंगे। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च को संपन्न होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चलेंगी। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलांग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल और गंगतोक में आसमान साफ रहेगा। अगरतला में कोहरा छाया रहेगा। इन शहरों में तापमान 10 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और विशाल, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, आज के समाचार पत्रों में अधिकतर चुनाव नतीजों की ही खबरें हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की खबर आज सभी अखबारों में छाई हुई है। हिंदुस्तान कहता है मोदी मैजिक बरकरार। यूपी और उत्तराखंड में भाजपा गठबंधन को 2/3 बहुमत। अमर उजाला ने भाजपा की प्रचंड जीत को शब्द दिए हैं केसरिया होली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर पत्र लिखता है आपका सैलाब। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है जनादेश योगी ही उपयोगी। चुनावी युद्ध में योगी ने तोड़े सारे चक्रव्यूह। राजस्थान पत्रिका ने ढोल की पोल शीर्षक से हारे हुए ऐसे प्रत्याशियों के नाम चित्र सहित दिए हैं जिनकी जीत पर किसी को शक न था। नवभारत टाइम्स का अनुमान है कि यहां से शुरू होगी 2024 इलेक्शन की रेस। हिंदुस्तान ने विशेष आलेख में लिखा है हार जीत के कोलाहल के बीच इस जनादेश से उपजे सबक समझिए। भाजपा की इस शानदार जीत पर सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री द्वारा जीत के बाद कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए चित्र दिया है। जनसत्ता की खबर है चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर लगी रोक हटाई। पत्र लिखता है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां कोरोना संक्रमण महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
दैनिक जागरण लिखता है चुनाव नतीजों पर बाजार में जश्न। पत्र लिखता है कि विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशकों में वर्तमान सरकार के सुधार कार्यक्रम को जारी रहने की उम्मीद और मजबूत हुई है, जिससे सकारात्मक माहौल दिखा है। अमेरिकी सांसद की अपील पर पाकिस्तान को आतंक प्रायोजक देश घोषित करने वाला बिल पेश करने को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है 4 प्रमुख क्षेत्रों में लग सकते हैं प्रतिबंध। और अंटार्कटिका में मिला 107 साल पुराना जहाज। अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है संरक्षण की स्थिति में है जहाज, ध्रुवीय इतिहास में मील का पत्थर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विधानसभा चुनाव परिणामों ने 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर दी है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज लद्दाख में होगी। भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों में चादर, कंबल और पर्दे की व्यवस्था पर लगी पाबंदी समाप्त की। रूस और यूक्रेन वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस पर प्रतिबंधों से खाद्य और ऊर्जा बाजार बाधित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन आज बर्लिन में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों की अनुमति। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।